हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी बेटर एकेडमी पर, जहां कंसेप्ट्स बनेंगे इजी और फन, क्योंकि यहाँ सीखेंगे हम अकाउंटिंग का असली अंदाज। मैं हूँ आपका दोस्त और गाइड ऋषिकेश सर, जो आपको आज से अकाउंटिंग के हर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से समझाएगा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th HSC कॉमर्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वन शॉट वीडियो रिवीजन, जिसमें हम कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ PYQs। हम जानते हैं कि एक वीडियो में सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एटलीस्ट हर एक टाइप के एडजस्टमेंट समझ आ जाए। साथ ही साथ उसके बैकग्राउंड में, क्वेश्चन के बैकग्राउंड में जो कोई भी जर्नल एंट्री पास होती है वो भी समझ आ जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कोई न्यू पर्सन ज्वाइन होता है एज अ पार्टनर बाय इन्वेस्टिंग हिज ओन कैपिटल, देन इट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्यों किया जाता है? एक कैपिटल एक्सटेंशन के लिए, टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड कैपिटल होता है, इसलिए उनके पास एक्सपेंशन का स्कोप बहुत कम होता है। अगर उन्हें एक्सपेंशन करना है तो उनके पास फंड्स होने चाहिए। वो फंड्स लेने के लिए वो बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि बैंक से लोन लेना, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। तो वजह उसके, अगर उन्होंने किसी न्यू पार्टनर को ही एडमिट कर लिया तो ऑटोमेटिकली उनके पास क्या आ जाएंगे? फंड्स आ जाएंगे। इसीलिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर किया जाता है, टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और साथ ही साथ जो न्यू पार्टनर आएगा वो बिजनेस को टाइम देगा, उसके पास अपनी कुछ यूनिक स्किल रहेगी जो बिजनेस के लिए वो यूज़ करेगा, टू यूज़ द स्किल्स ऑफ दैट पर्सन टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो उसके पास कुछ अपनी स्किल रहेगी जो बाकी पार्टनर से अलग रहेगी, और उसके यूटिलाइजेशन से बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज होने का चांसेस है। उसके बाद जो न्यू पार्टनर आएगा पार्टनरशिप फर्म में, वो अपने साथ बिजनेस में क्या क्या लेकर आएगा? ऑब्वियसली उसके शेयर ऑफ कैपिटल, उसका जो कैपिटल का शेयर है वो लेकर आएगा। उसके साथ और क्या लेकर आएगा? न्यू पार्टनर विल ब्रिंग दी हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का मीनिंग क्या है? हम जानते हैं कि ये जो पार्टनर है ये बने बनाए बिजनेस में एडमिट हो रहा है, उसको स्टार्टिंग से कुछ मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है। पुराने पार्टनर्स से पहले से ही बहुत मेहनत ली है, अपने बिजनेस की एक इमेज, रेपुटेशन क्रिएट की, जिसके वजह से उनका एक रेगुलर प्रॉफिट बिजनेस में आता है। तो ये बने बनाया बिजनेस एक न्यू पार्टनर को मिलता है, उसके लिए उसके अगेंस्ट न्यू पार्टनर क्या देता है? पुराने पार्टनर्स को एक गुडविल अमाउंट देता है। जो गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आएगा, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आएगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। आगे हम समझते हैं कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है। The ratio in which the old partners sacrifice their share of profit is called as the sacrifice ratio. पूरा रेशो जो है पार्टनरशिप फर्म का क्या है? वो 1 है। अपने ओल्ड रेशो में से, ओल्ड पार्टनर्स को अपने रेशो में से क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ शेयर बिजनेस का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिससे कि जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर बन सके। उसी रेशो को जिसमें ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर, उसे क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस रेशो। द रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक बार अच्छी तरह से देख लेना क्या है फॉर्मूला सैक्रिफाइस रेशो का? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम यूटिलाइज करते हैं टू कैलकुलेट दी सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कहाँ यूज होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट दी गुडविल अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइस रेशियो कहाँ करते हैं हम? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स में।
उसके बाद जब भी किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या किया जाता है, वंस अगेन री वैल्यूएट किया जाता है। उनमें जो कोई भी इंक्रीज है या डिक्रीज है उसकी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी अगर इनकम है या गेन, इनकम है या लॉस है या गेन है, इन सारे रीवैल्यूएशन से, तो वो न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद उसे नहीं मिलना चाहिए। अभी जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसके पहले ही सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होने चाहिए, रीवैल्यू होने चाहिए। सच एडजस्टमेंट, इन्हीं एडजस्टमेंट्स को क्या कहते हैं, सच एडजस्टमेंट आर कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये जो रीवैल्यूएशन है ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करने के पहले किए जाते हैं। उसके बाद बिजनेस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में के बैलेंस शीट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स बनाए हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है जो किसी फ्यूचर पर्पस के लिए बनाया गया था, बट वो अभी क्या कर देना है, वाइल द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर क्या करना है, वो जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं इन दिया ओल्ड रेशो। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड एक्सेट्रा। आगे बढ़ते, तो जैसे अभी हमने देखा टोटल 3 टाइप के रेशोज होते हैं। वो 3 टाइप के रेशोज क्या है? ओल्ड रेशो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कुछ ना कुछ ओल्ड रेशो रहेगा जिससे वो बिजनेस करते आ रहे हैं। उसके साथ न्यू पार्टनर ज्वाइन होने के बाद, एक न्यू रेशो फॉर्म होगा। जितने भी न्यू पार्टनर ज्वाइन होने के बाद जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका क्या होगा, एक न्यू रेशो फॉर्म होगा। उसे क्या कहते हैं? न्यू रेशो। और उसके साथ सैक्रिफाइस रेशो, द रेशो इन विच the old partners sacrifice their share in favor of the new partner is known as sacrifice ratio। तो ये 3 टाइप के रेशियोज होते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। ये जो ओल्ड रेशियो है ये मैक्सिमम जगह यूज होता है क्योंकि सारे आइटम्स, सारे गेन्स, लॉस, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ और फिर कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, ये सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। सिर्फ जो गुडविल है, कौन सी अमाउंट? गुडविल की अमाउंट, जो न्यू पार्टनर वाइल द एडमिशन लेकर आएगा बिजनेस में, वही अमाउंट सिर्फ क्या की जाएगी, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वैसे तो न्यू रेशियो की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी जब भी किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू दी न्यू रेशियो, तो उस क्वेश्चन में हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी? न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन तीनों ही रेशियोज की रिक्वायरमेंट किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी ना किसी टाइप से होती है। तो ऑब्वियसली हमें ये तीनों रेशियोज चाहिए हर एक क्वेश्चन में। इन रेशियोज को कैलकुलेट कैसे करना है ये समझते हैं। कैलकुलेट करने से पहले ये जान लो कि तुम्हें 3 टाइप के ही केसेस आते हैं, 12th में 3 टाइप के ही केसेस आते हैं। वो 3 टाइप के केसेस क्या है? उसमें से ये फर्स्ट केस है, इसे क्या कहेंगे हम? सिंपल केस। इसे क्या कहेंगे? सिंपल केस। व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। फर्स्ट केस सिंपल केस। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये उनका क्या है? ओल्ड रेशियो है, 2/5, 3/5। मोहन और गणपत का ये क्या है? ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर दी 1/4 शेयर इन दी फ्यूचर प्रॉफिट। तो जो चंद्रकांत है ये हमारा न्यू पार्टनर है जो बिजनेस में ज्वाइन होने वाला है, उसका जो फ्यूचर में शेयर रहेगा, फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर रहेगा, वो क्या है? 1/4। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें पता चलता है कि सिर्फ चंद्रकांत का तो न्यू रेशियो हमें ऑलरेडी दिया गया है। चंद्रकांत का न्यू रेशियो क्या है? 1/4। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। इसी क्वेश्चन में हम सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या होता है वो भी समझेंगे।
तो चंद्रकांत का न्यू रेशो क्या दिया गया है, 1/4। चंद्रकांत का फ्यूचर प्रॉफिट्स में क्या रेशो है, 1/4। तो फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म का रिमेनिंग जो शेयर है वो क्या है, अगर 1/4 चंद्रकांत को दिया गया है तो ऑब्वियसली 3/4 रिमेनिंग शेयर है ना पार्टनरशिप फर्म में फ्यूचर में। उसी 3/4 शेयर को हमें क्या करना है, मोहन और गणपत में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशो। उनका ओल्ड रेशो क्या है, 2/5 एंड 3/5। 2/5 एंड 3/5। इस 3/4 दैट इज कैसे कैलकुलेट किया हमने, एक बार देख लेते। क्या कहते हैं उसे, बैलेंस ऑफ 1। अगर पूरे बिजनेस के शेयर में से मतलब 1 में से 1/4 अगर चंद्रकांत को दिया गया है, 1/4 अगर चंद्रकांत को दिया गया है तो ऑब्वियसली बिजनेस का रिमेनिंग शेयर फ्यूचर में कितना रहेगा, 3/4। 3/4। इसी 3/4 शेयर को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग मोहन एंड गणपत इन द रेशो ऑफ 2/5 एंड 3/5 विच इज द ओल्ड रेशो। यहाँ पर लिखते हैं एक बार ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है मोहन और गणपत का, 2/5 एंड 3/5। न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए पहले मोहन क्या करना पड़ेगा, जो ये रिमेनिंग शेयर है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनके ओल्ड रेशो से, दैट इज 3/4 बैलेंस ऑफ 1 इंटू व्हाट इज द मोहन्स ओल्ड रेशो 2/5 विच विल गिव यू 6/20। कितना, 6/20। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे गणपत का शेयर। तो गणपत का शेयर क्या रहेगा, 3/4 अगेन सेम वे, 3/4 इंटू 3/5 क्या मिलेगा हमें, 9/20। अब ये न्यू रेशो है चंद्रकांत का। अगर इन दोनों का, इसका तीनों का डिनोमिनेटर अगर सेम बनाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, दैट विल गिव यू 5/20। तो अभी तीनों का ही डिनोमिनेटर सेम है तो ये है हमारा न्यू रेशो किसका, मोहन गणपत एंड चंद्रकांत का। क्या है न्यू रेशो हमारा, 6:9:5 which is your new ratio. So you got the answer. हमारा न्यू रेशो क्या है, 6:9:5। अब ये जो केस है, फर्स्ट केस क्या कहा है इसे हमने, सिंपल केस। सिर्फ इसी केस में जो ओल्ड रेशो है यही तुम्हारा क्या है, सैक्रिफाइस रेशो है। क्या, यही तुम्हारा क्या है, सैक्रिफाइस रेशो है। फिर से याद रखते, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो हमारे पास दोनों ही रेशोज अवेलेबल है, ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो। हम चाहे तो सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कैलकुलेट करने के बाद भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 2:3 आएगा। क्या आंसर आएगा, 2:3। तो सिर्फ इस वाले केस में वैसा होता है जहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया जाता है, मोहन और गणपत का ओल्ड रेशो दिया गया है, और जो न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है सिर्फ उसी का क्या दिया जाता है, ओल्ड न्यू रेशो दिया जाता है। इस वाले केस में क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू दी ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू दी ओल्ड रेशो। तो तीनों ही रेशोज हमें मिल गए हैं, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो।
तो याद रखना सिंपल केस, ये तुम्हारे 90% क्वेश्चन में यही केस फॉलो की जाती है। अभी बढ़ते हैं आगे। नाउ सेकेंड केस, सेकेंड केस को क्या कहा गया है, नॉर्मल केस, क्योंकि ये एक्चुअल में नॉर्मल केस है। एक्चुअल में नॉर्मल केस क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। जो दो रेशियोज है, जो दो रेशियोज है, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, ये दोनों ही रेशियोज इस केस में तुम्हें पहले से ही दिए जाते हैं। देखो, प्रमोद एंड विनोद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, दैट इज ओल्ड रेशियो। ये क्या है, प्रमोद और विनोद का ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5। आफ्टर द एडमिशन ऑफ रमेश, तो तीसरा पार्टनर कौन आ रहा है बिजनेस में, रमेश। द न्यू रेशियो ऑफ द प्रमोद विनोद एंड रमेश इज 4:3:2। तो ये है तीनों ही पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो इस केस में हमें ओल्ड रेशियो दिया गया है। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। न्यू रेशियो भी दिया गया है। न्यू रेशियो क्या है, 4:3:2। हम जानते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ किन कौन से पार्टनर्स का होता है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो कैलकुलेट करते हैं। प्रमोद्स रेशियो क्या रहेगा, प्रमोद का रेशियो ओल्ड रेशियो, प्रमोद्स ओल्ड रेशियो माइनस प्रमोद्स न्यू रेशियो। प्रमोद का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5। प्रमोद का न्यू रेशियो क्या है, 4/9। करेक्ट। इसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3 9 ज़ा 27, 5 4 ज़ा 20/45, तो 7/45 क्या मिलेगा हमें रेशियो, 7/45। सिमिलरली हम विनोद का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते। विनोद रेशियो, विनोद का ओल्ड रेशियो माइनस विनोद का न्यू रेशियो। विनोद का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5 माइनस व्हाट इज हिज न्यू रेशियो, 3/9। तो 9 2 ज़ा 18 माइनस 5 3 ज़ा 15/5 9 ज़ा 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेशन आता है, 18 माइनस 15 कितना आता है, 3/45। दोनों के ही डिनोमिनेटर कॉमन है। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ प्रमोद एंड विनोद, इट इज sacrifice ratio of Pramod and Vinod is 7:3। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया हो। सो दिस वाज या सेकेंड केस, नॉर्मल केस। इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो डिफरेंट रहता है। जानबूझकर ये तुम्हें दो अलग अलग रेशियोज देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन। सैक्रिफाइस रेशियो, वंस अगेन सैक्रिफाइस रेशियो कहाँ यूज होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। अभी थर्ड और लास्ट केस देखते हैं। तुम्हें एडमिशन ऑफ पार्टनर में 3 ही केस आएंगे, ये 3 केस। ये जो केस है ये तो बहुत रेयरली आएगा तुम्हें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ये जो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज है ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, कैलकुलेट द फॉलोइंग में ज़्यादा चांसेस है उसके। देखो अभी क्या दिया है, थर्ड केस में उसे क्या कहते हैं, सरेंडर केस। सरेंडर केस, A and B are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 1:1। So A और B क्या है, पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है,
ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1, दैट इज 1/2. 1/2 and 1/2. A surrenders 1/4 share and B surrenders 1/5 share of his share in favor of C. तो A और B अपने शेयर में से कितना शेयर सरेंडर करते हैं टू फॉर्म दी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज C, वो दिया गया है. A कितना सरेंडर करता है अपने शेयर में से? 1/4. B कितना सरेंडर करता है अपने शेयर में से? 1/5. इन दोनों के जो भी सरेंडर्ड शेयर्स है अपने शेयर में से, उनको मिलाकर क्या बन जाता है? C का न्यू रेशियो बन जाता है. तो क्वेश्चन के लॉजिक के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेशन करते हैं. पहले तो देखते कि ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए और बी कितने सरेंडर कर रहे हैं. ए कितना सरेंडर कर रहा है? उसके शेयर में से, उसका शेयर क्या है, उसका ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2. उसके शेयर में से 1/4, मतलब टोटल बिजनेस के शेयर में से वो कितना सरेंडर कर रहा है? 1/8. वैसे ही बी अपना शेयर जो है 1/2, बी का भी शेयर क्या है? 1/2. अपने शेयर में से कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 शेयर. तो उसका मतलब पूरे बिजनेस में से कितना शेयर सरेंडर कर रहा है वो? 1/10. दिस इज द अमाउंट ऑफ शेयर विच ए एंड बी आर सरेंडरिंग और सैक्रिफाइसिंग टू फॉर्म द शेयर ऑफ सी. यही तुम्हारा क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो है. अगर इनके डिनोमिनेटर्स हम कॉमन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो. देखो ए एंड बी, ए कितना सरेंडर कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/8. बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/10. दोनों के डिनोमिनेटर्स कॉमन अगर बनाने तो क्या करना पड़ेगा? इसे 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पर हमें मिलेगा 10/80, यहाँ पर हमें मिलेगा 8/80. तो ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 10:8. अगर दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो मिल जाएगा 5:4. तो ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 5:4. ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? 5:4. तो हमें पहला पार्ट मिल गया सैक्रिफाइस रेशियो. अभी ये जो है ए और बी ने सरेंडर किया, ए ने सरेंडर किया है पूरे बिजनेस में से 1/8 शेयर, बी ने सरेंडर किया 1/10 शेयर. इन दोनों के शेयर को जब हम ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? सी का शेयर मिलेगा, सी का न्यू शेयर मिलेगा. तो कैलकुलेशन करते हैं न्यू रेशियो का. उसमें हमें सी का शेयर क्या है? 1/8 प्लस 1/10, दैट इज 10 प्लस 8/80. तो कितना आया? 18/80. ए का अगर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो कैसे मिलेगा? ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2. उसमें से उसने कितना सरेंडर किया? 1/8. तो 1/2 में से अगर 1/8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए का न्यू रेशियो मिलेगा. कैलकुलेट करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 8 1 8 एंड 2 1 2/16, दैट इज 6/16. उसके बाद बी 1/2 माइनस 1/10. उसके बी के शेयर में से उसने जितना सेक्रीफाइस किया है सी के तरफ वो माइनस कर देना है. तो क्या मिलेगा हमें? उसका न्यू रेशियो मिलेगा. 10 1 10, 2 1 2/20, दैट विल गिव यू 8/20. अभी तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 5 से. तो ये कितना हो जाएगा? 30/80. यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 32/80. और यहाँ पर ऑलरेडी 80 है तो तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? कॉमन हो गए. सो वी हैव गॉट द न्यू रेशियो.
क्या है न्यू रेशो? ए, बी और सी का 30:32:18, तीनों ही टर्म्स 2 से डिविजिबल है, तो क्या रेशो आएगा? 15:16:9. So this is your new ratio of A, B and C. ए बी सी का न्यू रेशो क्या है? 15:16:9. एंड ए और बी का सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 5:4. आई होप ये तीनों ही केस आपको समझ में आ गए हैं। इन तीनों ही केस में से जो सबसे पहला केस था सिंपल केस, यही केस मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको आएगा, और ये जो रिमेनिंग केसेस है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आने का चांस ज़्यादा है। फिर भी कोई भी अगर केस आता है किसी भी क्वेश्चन में, आपको हर एक केस को कैसे टैकल करना है वो पता रहना चाहिए। तो ये था कैलकुलेशंस ऑफ रेशियोज। आई होप आपको सारे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज समझ में आ गए हैं। अब देखते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री जो है वो है गुडविल की, क्योंकि इसमें अलग अलग सिचुएशंस है कि गुडविल की क्या कंडीशन है, वो सारे के सारे कंडीशंस हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं वो भी सीखेंगे। गुडविल के पहले एक कॉमन एंट्री समझते हैं। जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो अपने साथ क्या क्या लेकर आएगा जब बिजनेस में आना है, तब अपना शेयर ऑफ कैपिटल। अगर वो कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट। तब एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो कैश को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। किसी केस में वो बैंक के फॉर्म बैंक में पैसे लाएगा तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट। किसी केस में वो कोई एसेट लेकर आएगा, मशीन, फर्नीचर, तो वो जो पर्टिकुलर एसेट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट, एंड द न्यू पार्टनर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये जो एंट्री है ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे सबसे पहले पास की जाती है। उसके बाद अलॉन्ग विद द कैपिटल वो क्या लाएगा? गुडविल लाएगा। और गुडविल के अलग अलग कंडीशंस है, वो क्या कंडीशंस है वो देखते हैं वन बाय वन। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो न्यू पार्टनर क्या कर रहा है? कैश में गुडविल लेकर आ रहा है, और वो क्या किया जा रहा है? रिटेन किया जा रहा है बिजनेस में। रिटेन मतलब उसको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया जाएगा। वो बिजनेस में ही रहेगा पैसा, जो भी गुडविल का पैसा आएगा वो कहाँ रहेगा? बिजनेस में ही रहेगा। उसे क्या कहेंगे? रिटेन इन दी बिजनेस। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है कि वेदर द गुडविल इज रिटेन्ड और नॉट, कुछ भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है, व्हाट वी विल अज्यूम दैट द गुडविल अमाउंट इज रिटेन्ड इन दी बिजनेस, अगर लिखा नहीं है तो भी। तो जो पहली केस है उसमें क्या क्या एंट्रीज आएगी? देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑब्वियसली पैसा आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्या अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? करेस्पॉन्डिंगली गुडविल अकाउंट। अब ये जो गुडविल है ये इमीडिएटली क्या किया जाता है? इसी के साथ एक और एंट्री पास की जाती है जिसमें ये जो गुडविल है, इसी गुडविल को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वो भी किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। ऑलरेडी ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी। द गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स इन दिया सैक्रिफाइस रेशियो। सिर्फ ये जगह जहाँ पर हमें क्या लगता है? सैक्रिफाइस रेशियो लगता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट सिचुएशन जिसमें जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है बिजनेस में, और वो क्या किया जा रहा है? बिजनेस में ही रिटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? व्हेन द न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and it is withdrawn by the old partners। तो न्यू पार्टनर क्या कर रहा है? गुडविल जो है वो कैश में लेकर आ रहा है। कैश में लेकर आने के बाद ये जो दो एंट्रीज है वो सेम ही रहेंगे। कौन से? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो विच इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुडविल।
बट एक और एंट्री, जब वो गुडविल जो है वो बिजनेस में रिटेन नहीं की जा रही, विड्रॉन अगर वर्ड लिखा है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तब ही ये सिचुएशन में ये जो एंट्री है हमें पास करनी है, क्योंकि वो जो पार्टनर्स है वो बिजनेस में से गुडविल का पैसा खुद के पास पर्सनली यूज के लिए लेकर जा रहे हैं। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक और इन दोनों एंट्रीज के साथ एक और एंट्री पास होगी। वो कौन सी एंट्री है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है ना बिजनेस में, पैसा जा रहा है बिजनेस में, इसीलिए टू कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? तो ये दोनों सिचुएशंस ही मैक्सिमम क्वेश्चंस में आते हैं फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? तीसरी सिचुएशन बहुत सिंपल है। अगर गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली किया जा रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, तो बिजनेस में कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेटली पेमेंट किया जा रहा है जो पैसा अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। सो दिस वाज द 3 सिचुएशंस ऑफ गुडविल इन विच दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुडविल बिजनेस में कैश में अगर पार्टनर लेकर आया, न्यू पार्टनर अगर कैश में लेकर आया, तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। वही गुडविल को इमीडिएटली क्या कर देना है? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन विच रेशो? सैक्रिफाइस रेशो। अगर विड्रॉ भी कर दे पार्टनर्स, क्या कर दे इसके साथ, जो गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आया है वो बिजनेस से अगर विड्रॉ कर दे तो एक और एंट्री पास हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। आई होप ये आपको क्लियर है। अभी जो फोर्थ सिचुएशन है वो क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रेज्ड इन दी बुक्स ऑफ फर्म्स। तो कभी कभी क्या होता है, जो न्यू पार्टनर है वो अपने शेयर गुडविल का शेयर नहीं लेकर आ पाता, तो उस केस में क्या किया जाता है? एक इनडायरेक्ट एंट्री से उसके कैपिटल में से वो गुडविल का अमाउंट लिया जाता है। मतलब एक गुडविल बिजनेस में एसेट क्रिएट किया जाता है, रेस किया जाता है। दैट इज द एंट्री ऑफ रेजिंग द गुडविल इन द बिजनेस। कैसे रेस करते हैं बुक्स में गुडविल को? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। क्या है एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन द ओल्ड रेशियो। सो बीन गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है लॉस का, वो न्यू पार्टनर को जाएगा समवेयर इन फ्यूचर, जहां पर भी ये गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? गुडविल विल अपीयर इन दी न्यू बैलेंस शीट। जो भी तुम अभी रीवैल्यूड बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें वो गुडविल अपीयर होगा। फिफ्थ सिचुएशन क्या है? इसी सिचुएशन में अगर गुडविल रेज करने के बाद इमीडिएटली क्या किया जा रहा है? रिटर्न ऑफ किया जा रहा है, तो इसके साथ ही एक और एंट्री पास हो जाएगी। कौन सी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री सेम है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री जो है वो क्या है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। देखो इनडायरेक्टली तीसरे पार्टनर को भी इस गुडविल का क्या करना पड़ेगा? लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, one more entry is added with this, that is all partners capital account to goodwill account in new ratio। अगर ये सिचुएशंस है और ये दोनों एंट्रीज है, इन दोनों एंट्रीज को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली, तो एक में गुडविल क्या है? डेबिट है, एक में क्रेडिट है। दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और एक ही कॉम्बिनेशन एंट्री फॉर्म होगी। वो कौन सी है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। आई होप ये पांचों के पांचों सिचुएशंस आपको समझ आ गए हैं। अब सिक्स्थ केस, सपोज कोई गुडविल ऑलरेडी बिजनेस के एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। गुडविल नाम का कोई एसेट ऑलरेडी बिजनेस के एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? इस केस में क्या किया जाएगा? In such cases, if the goodwill is revalued, the difference between the revalued value of the goodwill and its book value is transferred to the old partner's capital or revaluation account। तो जो कोई भी
ऑब्वियसली जो गुडविल है वो रीवैल्यू की जाएगी अकॉर्डिंग टू दी टाइम, और जो रीवैल्यूड है वैल्यू है गुडविल की वो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल से ज़्यादा है देन देर विल बी प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जो न्यू गुडविल है वो एग्जिस्टिंग गुडविल से कम रह गई तो वहाँ पर लॉस रहेगा, जो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 6 केसेस है वो आपको समझ आ गए हो। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। गुडविल की एंट्री हर एक क्वेश्चन में आपको कंपल्सरीली आएगी अनलेस एंड अनटिल देयर इज प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुडविल। एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से ये समझ लेना अच्छी तरह से। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में बिजनेस में नहीं लेकर आ रहा तो हम क्या कर देते हैं, फर्म की जो गुडविल है वो रेज करते हैं। बट फर्म की एग्जैक्ट गुडविल वैल्यू क्या है वो तो हमें पता होनी चाहिए, वो किस बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है वो हम देखेंगे यहाँ पर। पहला जो मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, पहला जो मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें गुडविल ऑफ फर्म क्या होती है, गुडविल ऑफ फर्म होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट तो तुम्हें पता है, वर्ड से ही समझ में आ गया होगा। तुम्हें कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, उनका तुम्हें एवरेज निकालना है, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट एंड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है, कोई कोई बिजनेस इतना रेप्यूटेड होता है कि उन्हें पता है कि अगले 3 साल तक 4 साल तक तो हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चलता रहेगा या प्रॉफिट कंपल्सरीली प्रॉफिट करता रहेगा, तो वो नंबर ऑफ ईयर से जो मल्टीप्लाई किए जाते हैं टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। उसके बाद सेकेंड मेथड है to calculate the goodwill of the firm before raising, that is super profit method। सुपर प्रॉफिट मेथड, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब एक अज्यूम्ड प्रॉफिट होता है कि हर साल हमारा जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस है वो इतना प्रॉफिट तो कंपल्सरीली करेगा। दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नेट रेट ऑफ रिटर्न। क्या, नेट रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जितना भी पैसा पार्टनर्स ने स्टार्टिंग बिजनेस के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है टू स्टार्ट द पार्टनरशिप फर्म, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ एसेट, इट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं उसे, कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो अज्यूम्ड प्रॉफिट है कि हर साल इतना हमारा प्रॉफिट होने वाला है, उसे वो परसेंटेज में रिटर्न, उसे क्या कहते हैं, नेट रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। और उसके बाद सुपर प्रॉफिट, सपोज हमने जो अज्यूम्ड प्रॉफिट अज्यूम किया था प्रॉफिट, उससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट आ रहा है। क्या, उससे अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है हर साल, जो अज्यूम्ड प्रॉफिट था उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, सो दैट इज द डिफरेंस, सुपर प्रॉफिट। उसे क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। वो कैसे हमें मिलेगा, एक्चुअल रिजल्ट्स को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम्ड रिजल्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। ऑब्वियसली सुपर प्रॉफिट क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट से। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, फाइनल फॉर्मूला इज गुडविल ऑफ द फर्म इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। आई होप ये क्लियर है। ये रेयरली किसी क्वेश्चन में आपको आएगा, फिर भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, जो हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे सॉल्व करते हैं। तो रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तब
सिर्फ उसके कैपिटल की या गुडविल की कैलकुलेशन नहीं की जाती, बल्कि जितने भी बिजनेस के एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है उनमें जो एग्जैक्ट चेंज है वो कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और उससे जो भी गेन आता है या लॉस आता है वो किससे ट्रांसफ़र किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स को इन द ओल्ड रेशो। तो सपोज किसी एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, क्या किसी एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है और किसी एसेट की लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली कोई बिजनेस का एसेट कम हो रहा है या बिजनेस की लाइबिलिटी मतलब बाहर जो पैसे देने हैं बिजनेस को वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। तो वो लॉस कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड ऑफ दी रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिमिलरली कोई अगर बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो रहा है या बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बिजनेस का कोई प्रॉपर्टी एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली, और लायबिलिटीज जो है बाहर जो बिजनेस को पैसे देने हैं वो अगर डिक्रीज हो रहे हैं, बाहर जो बिजनेस को पैसे देने वो अगर डिक्रीज हो रहे हैं, सो इट इज़ द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस विच इज़ टू बी क्रेडिटेड ऑन दी रिवैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें जो भी गेन आएगा या लॉस आएगा वो किसे ट्रांसफर किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को इन द ओल्ड रेशो। आगे बढ़ते हैं। तो आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर डिटेल में समझाने के लिए मैंने दो ऐसे पीवाई की सिलेक्ट किए हैं जो सिंपल है बट उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। जो पहला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है वो आया था मार्च 2022 में बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में। राम एंड श्याम वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 stood as follows. March 2022। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या है वो पहले देखते हैं हम। So this is your question of admission of a partner. पहले समझते कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर देखते हैं पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट्स कहा जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश का सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद वो कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में। स्टॉक कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। जनरल रिजर्व कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर कहा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं क्या क्या दिया है। दे एडमिटेड भरत इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। द टर्म्स बीन दैट, सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल की क्या एडजस्टमेंट और कैपिटल की क्या एडजस्टमेंट है। ही शैल हैव टू ब्रिंग इन 40,000 एज हिज कैपिटल। वो कितना लाएगा उसके कैपिटल के तौर पर? 40,000। उसके कैपिटल का शेयर कितना है? 40,000 फॉर हिज 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में उसका शेयर कितना रहेगा? 1/5। मतलब यहाँ पर हमें भरत का जो न्यू रेशियो है वो ऑलरेडी दिया गया है। क्या है? 1/5। स्टूडेंट्स देखो क्या कौन सी केस है ये फिर से समझते हैं। राम एंड श्याम आर दी ओल्ड पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो दिया गया है 3/4 1/4। जो न्यू पार्टनर आ रहा है भरत, उसका न्यू रेशियो दिया गया है। कौन सी केस है फिर ये? सिंपल केस। कौन सी? सिंपल केस। सिर्फ इसी केस में क्या होता है? सिर्फ इसी केस में क्या होता है? योर ओल्ड रेशियो क्या रहेगा? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो ही तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो है। अंडरस्टूड? दिस इज योर सिंपल केस जिसमें
एग्जिस्टिंग पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया गया है और जो न्यू पार्टनर आ रहा है सिर्फ उसी का न्यू रेशो दिया गया है इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड 20,000 एज हिज शेयर ऑफ 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जो भरत है वो क्या लेकर आएगा, 40,000 उसके कैपिटल का शेयर लेकर आएगा कैश में और 20,000 उसके गुडविल का शेयर लेकर आएगा कैश में। कुछ भी लिखा नहीं है, हमें अज्यूम करना है कि वो जो शेयर है वो किस में लाया है उसने, कैश में। और यहाँ पर भी कौन सा अकाउंट है, कैश। तो सारे जो पेमेंट्स है वो किस में होने वाले हैं, कैश में होने वाले। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्टली तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स का ही क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ यहाँ पर गुडविल के कैलकुलेशंस नहीं है, बिजनेस में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो सारे के सारे क्या किए जाते हैं, रीवैल्यूएट किए जाते हैं। देखो पहले क्या दिया गया है, प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन दी सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स पर एक प्रोविजन बनाना है 5% से, तो इसीलिए यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स को क्या कर देंगे, हम स्टार कर देंगे। स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5%, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो स्टॉक अप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है, तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे, हम स्टार कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो फर्नीचर को भी क्या कर देना है, स्टार कर देना है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में तुम कैपिटल एडजस्टमेंट भी सीख लोगे। अभी ये लाइन दी है, ये एडजस्टमेंट दी है, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज न्यू रेशियो की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं होती। न्यू रेशियो सिर्फ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। तो हमने क्वेश्चन को पूरा एनालाइज कर लिया। हमें क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो मैंने ऑलरेडी सारे के सारे फॉर्मेट्स बना लिए हैं। आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मेट्स बना लो एक बार। सो आई एम बैक, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। आई होप आपने अभी तक सारे के सारे फॉर्मेट्स बना लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, उस पर डेट क्या देनी है, 1 अप्रैल 2020। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट की डेट क्या है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 मार्च 2020। और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसकी डेट क्या रहेगी, 1 अप्रैल 2020। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कहाँ पर आएगा, न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी थी, 80,000। इसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, ये भी कहाँ पर आएगा, न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल 42,000, बिल्स पेबल 42,000, बिल्स पेबल 42,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, ये कहाँ पर आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड राम 1,20,000, श्याम 40,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम 1,20,000, श्याम 40,000।
इसके बाद जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व है वो क्या है, एक तरह का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिसका राइट सिर्फ किसे है, ओल्ड पार्टनर्स को। इसीलिए ये जो जनरल रिजर्व है ये हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कितना है जनरल रिजर्व, 16,000। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। तो यहाँ पर लिखो बाय जनरल रिजर्व 16,000 को 3:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12,000 एंड 4,000। तो जनरल रिजर्व की भी एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद कैश, कैश का क्या करेंगे हम, पहले सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे रफ में। कितना है कैश हमारा, 80,000। सो रफ में सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे हम कैश का। कैश कितना है, 80,000। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेटर्स। इस पर एडजस्टमेंट है 64,000। ये कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लिखो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स 64,000। इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि क्या है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। लैंड एंड बिल्डिंग पर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। ये कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 32,000। एक बार फिर से चेक करते हैं, 32,000। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 32,000। उसके बाद स्टॉक 40,000। स्टॉक को भी क्या है, एडजस्टमेंट है। ये भी आएगा एसेट साइड में। स्टॉक 40,000। स्टॉक पर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में 60,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में 60,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। इसके बाद फर्नीचर 22,000। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर 22,000 क्या है, फर्नीचर पर एक एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़नी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स थे वो सब हमने पोस्ट कर लिए हैं। अभी एडजस्टमेंट पर जाते हैं। ही शैल हैव टू ब्रिंग 40,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल अगर लेकर आएगा तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट। तो दो जगह इफेक्ट जाएगा, एक कैश में और एक भरत कैपिटल अकाउंट में। तो पहले भरत कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 40,000। कितना कैपिटल लेकर आ रहा है भरत बिजनेस में, 40,000। और कैश में भी क्या हो जाएगा, 40,000 अमाउंट बढ़ जाएगी। 40,000 अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। एंड इन फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल की क्या एंट्री पास होने वाली है,
तो गुडविल की क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये फर्स्ट सिचुएशन है ना हमारी, जहाँ पर गुडविल बिजनेस में कैश के फॉर्म में आ रही है और वो बिजनेस में क्या की जा रही है, रिटेन की जा रही है, क्योंकि कैश गुडविल के विड्रॉल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसीलिए हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो गुडविल लाई है वो बिजनेस में ही क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। तो रिटेन होने की क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। इस क्वेश्चन में हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो है। तो करते हैं एंट्री। अगर ध्यान से देखोगे तो एक एंट्री, एक इफेक्ट कहाँ आएगा, कैश में आएगा। 20,000 कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 20,000 कैश क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल कैश कितना हो गया, 80,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, 1,40,000। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, राम एंड श्याम, इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं बाय गुडविल अकाउंट, सैक्रिफाइस रेशियो कितना है हमारा, 3:1, वो भी लिख दो ब्रैकेट में। 20,000 को 3:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 15,000 एंड 5,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो बार बार रिवर्स करके फिर से वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो हमारी गुडविल की एंट्री पास हो गई है। अभी हम सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5, सॉरी, अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन दी सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है हमें। तो पहले जाते हैं हम सन्ड्री डेटर्स पर, यहाँ पर माइनस करना है, माइनस आरडीडी, प्रोविजन मतलब आरडीडी, आरडीडी एट द रेट 5%, आरडीडी एट द रेट 5%। 64,000 का 5% कितना होता है, 10% होता है, 6,400, तो उसका हाफ क्या रहेगा, 10%, दैट इज 3,200। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सो व्हाट विल बी द आउटर वैल्यू, 60,800, 60,800। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। हमारे एसेट्स कम हो रहे तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो क्या है, लॉस है। टू आरडीडी 3,200, टू आरडीडी 3,200। आगे के एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्टॉक शुड बी appreciated by 5%, stock should be appreciated by 5% and land and building should be appreciated by 20%। तो स्टॉक को अप्रिशिएट करना है, बैलेंस शीट पर आते, स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 5% से। सो एड एप्रिसिएशन एट द रेट 5%, एड एप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 40,000 का 5% कितना होता है, 10% होता है, 4,000 से उसका हाफ क्या रहेगा, 5%, दैट इज 2,000। आउटर वैल्यू कितनी रहेगी, 42,000। और लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से। सो एड एप्रिसिएशन एट द रेट 20%, एड एप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो 32,000 का 20% कितना आता है, 10% है, 3,200, उसका डबल क्या रहेगा 20%, दैट इज 6,400। टोटल आउटर वैल्यू कितनी आएगी, 38,400। ये जो है दोनों ही एप्रिसिएशंस का सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
एक है 6400, एक है 2000। लिखो यहाँ पर बाय स्टॉक 2000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 6400, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 6400। आगे की एडजस्टमेंट देखते हैं। तो फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। सो फर्नीचर को डेप्रिशिएट करते हैं 20% से। माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। कितना होता है 20%? 4400। ऑब्वियसली 10% कितना है 2200, उसका डबल क्या रहेगा 20%, 4400। that will give you 26,400। सॉरी, सब्ट्रैक्ट करना था क्या सर, आप भी ऐसे गलतियां करते हो। दैट इज 17,600। आगे की एडजस्टमेंट देखते। सॉरी, जो डेप्रिसिएशन है उसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज द लॉस फॉर द बिजनेस। यहाँ पर लिखो टू फर्नीचर 4400। फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये एडजस्टमेंट का हम बाद में करेंगे बैलेंसेस के लिए, बट उसके लिए जो न्यू रेशियो रिक्वायर्ड है वो अभी कैलकुलेट करके रखते हैं हम। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशियो क्या है? राम और श्याम का 3:1 है ना। और चंद्रकांत का न्यू रेशियो क्या है? चंद्रकांत का न्यू रेशियो क्या है? चंद्रकांत का न्यू रेशियो है, सॉरी चंद्रकांत नहीं, भरत। भरत का न्यू रेशियो क्या है? 1/5, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर भरत फ्यूचर प्रॉफिट्स में 1/5 शेयर बिजनेस का एक्वायर कर रहा है तो बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट्स में रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5। तो 4/5 को ही हमें क्या करना पड़ेगा? राम श्याम में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। राम श्याम में क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। राम 4/5 इंटू क्या करना पड़ेगा? उसके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई। सो 4/5 इंटू 3/4, 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3/5। शाम शाम का जो वो 4/5 रेशियो वो क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 4/5 इंटू 1/4, 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो शाम का न्यू रेशियो क्या है? 1/5। तीनों का ही डिनोमिनेटर 5 है, तो न्यू रेशियो क्या मिल गया हमें? राम श्याम और भरत का 3:1:1। ये है हमारा न्यू रेशियो। अभी सारे एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है वो हमें बाद में करना पड़ेगा। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हमें कितना गेन या लॉस हुआ है वो चेक करते हैं। तो अभी अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कौन सी साइड बड़ी है? देखो तराजू में तोलो दोनों साइड्स को। क्रेडिट साइड इज दी ग्रेटर साइड, 8,400 एंड दिस इज समथिंग 7,600। तो यहाँ पर ये साइड बड़ी है, यहाँ पर इसे लेते हैं नीचे 8,400 एंड
8,400, 8,400 में से टोटल कितना है, ये टोटल देखो 7,600 है। कितना, 7,600 माइनस अगर करेंगे तो कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है हमें, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना प्रॉफिट आता है हमें, 800 रुपीज़। कितना, 800 रुपीज़। 8,400 माइनस 7,600 कितना होता है, 800। उसे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू पार्टनर को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, क्या सर गलत बोलते हो आप, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। राम एंड श्याम ओल्ड रेशो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 800 रुपीज़ को, 800 रुपीज़ को अगर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 3:1 के अकॉर्डिंग आएगा 600 एंड 200। 600 एंड 200 ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफ़र की जाएगी कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस है तो डेबिट साइड। So by profit and loss adjustment account 600 and 200। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से पहले एक लास्ट एडजस्टमेंट हमें दी गई है, कि कैपिटल्स को क्या करना है, कैपिटल अमाउंट्स को, सारे ही पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट्स को क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। उसी के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करके रखा है कि क्या है, दैट इज 3:1 जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है उसी को बेस कंसिडर करके हमें बाकी के दोनों पार्टनर्स का क्या करना है, कैपिटल एडजस्ट करना है। तो सारे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होना चाहिए, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल अमाउंट को उसी के न्यू रेशो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दी फर्म्स कैपिटल। क्या मिलेगा हमें, पूरे फर्म का कैपिटल मिलेगा, कि पूरे फर्म का कैपिटल कितना है। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 40,000, उसे मल्टीप्लाई कर दो उसी के न्यू रेशो के रेसिप्रोकल से। उसका न्यू रेशो क्या है, 1/5। क्या है उसका न्यू रेशो, 1/5। उसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 5। सो 40,000 इंटू 5 कितना आ गया, 2 लाख। कितना आ गया, 2 लाख। ये क्या है, आपका फर्म का कैपिटल है। ये क्या है, आपका फर्म का कैपिटल। अब इसी फर्म के कैपिटल को बाकी दोनों पार्टनर्स के रेशो में, न्यू रेशो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो राम का न्यू कैपिटल क्या रहेगा, न्यू रेशो क्या है राम का, 3/5 इंटू फर्म्स कैपिटल दैट इज 2 लाख। कितना आएगा, 1,20,000। 1,20,000। शाम का न्यू रेशो क्या है, 1/5 इंटू फर्म्स कैपिटल दैट इज 2 लाख। क्या आएगा, 40,000। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशो व्हाट इज द कैपिटल सपोज टू बी ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। 1,20,000 किसका होना चाहिए, राम का, और दूसरा 40,000 किसका कैपिटल होना चाहिए, शाम का। बट अभी कैपिटल है कितना वो देखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर ये साइड टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली ये 1,40,000 समथिंग आएगा, कुछ तो ज़्यादा ही आएगा 1,20,000 से। ये भी 40,000 से ज़्यादा ही आएगा। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो हमें क्या कर देनी है, उनको रिटर्न कर देनी है थ्रू कैश। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर से एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। फिर से एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट।
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनका कैपिटल होना चाहिए। जो भी कम ज़्यादा अमाउंट है वो किससे मैनेज करनी है हमें, कैश अकाउंट से। तो इनकी अमाउंट ज़्यादा आ रही है, अगर अकाउंट्स को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो 1,20,000 से 1,20,000 से ये ज़्यादा ही आ रहा है, ये भी 40,000 से ज़्यादा ही आ रहा है। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो हम क्या कर देंगे, उनको कैश से रीपेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर टोटलिंग करते, ये कितना है 1,47,600 अमाउंट आ रही है टोटल। इसका टोटल कितना आ रहा है 49,200 आ रहा है। कितना 49,200, ये तो 40,000 ही है। यहाँ पर ये अमाउंट्स लेकर आओ, 1,47,600, 49,200, 40,000, 40,000। अभी यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देना है, जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है वो क्या लिख देना है, न्यू कैपिटल्स जो हमने फाइंड आउट किए वो लिख देने हैं। न्यू कैपिटल्स क्या है हमारे, न्यू कैपिटल्स क्या है 1,20,000 राम, श्याम 40,000, और ऑलरेडी भरत का तो कैपिटल है ही 40,000। यहाँ पर लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन में 1,20,000, 40,000, 40,000। अभी जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगी वो उतना कैश अमाउंट क्या कर देना पड़ेगा, पेमेंट कर देना पड़ेगा राम और श्याम को थ्रू कैश अकाउंट। कौन से अकाउंट से, कैश अकाउंट। यहाँ पर लिखो टू कैश अकाउंट, साइड में ब्रैकेट में लिख भी सकते हो बैलेंसिंग फिगर है ये। क्या है बैलेंसिंग फिगर, कितनी है 1,47,600 माइनस 1,20,000 कितना आता है 27,600, 49,200 माइनस 40,000 9,200 आता है। उसके बाद ये तो 40,000 है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। सो कैश से अभी क्या हो रहा है, देखो कैश से इतना पेमेंट हो रहा है किसे, राम और श्याम को। तो इतने प्रोपोर्शन में कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार कितना है 27,600 एंड 9,200। तो कैश का जो हम सेपरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ से हम क्या कर देंगे, इतना अमाउंट डिक्रीज कर देंगे। 27,600 एंड 9,200 ये दोनों भी क्या कर देने हैं, डिक्रीज कर देने हैं। इन दोनों का टोटल कितना होता है 0,0,8 और 36,800। तो 36,800 अगर माइनस करेंगे 1,40,000 में से, 36,800 अगर माइनस करेंगे 1,40,000 में से तो कितना आता है 1,03,200, 1,03,200। तो न्यू कैश बैलेंस कितना है, कैश अकाउंट आफ्टर द एडजस्टमेंट, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होने के बाद कैश की वैल्यू कितनी है 1,03,200। यही फिगर हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैश अकाउंट 1,03,200, 1,03,200। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। हमने जो भी रिवैल्यूएशन गेन था या लॉस था वो भी कैलकुलेट कर लिया है। अभी एक लास्ट टास्क बाकी है, क्या, बैलेंस शीट को बैलेंस करना। क्योंकि प्यार हो या अकाउंटिंग, बैलेंस करो मेरे यार। अभी बैलेंस करते हैं। हाँ, पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना बाकी है, सॉरी स्टूडेंट्स। कैपिटल अकाउंट्स राम 1,20,000, फिर उसके बाद श्याम 40,000, फिर उसके बाद भरत का भी कितना कैपिटल है 40,000। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 2 लाख। बैलेंस करते हैं, अकाउंटिंग हो या प्यार, बैलेंस करो मेरे यार। अब यहाँ पर 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 42,000 कितना आता है 3,22,000, 3,22,000।
चेक करते ये भी टोटल सेम है क्या। मोबाइल लेकर आता हूँ। हम्म 60,800 प्लस 38,400 प्लस 42,000 प्लस 60,000 प्लस 17,600 प्लस 1,03,200 दैट इज 3,22,000। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर कुछ कंसेप्ट्स या बातें आपको समझ में नहीं आई है तो वापस से वीडियो को रिवर्स कर लीजिए और वो सेक्शन वापस से देख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद एक और मैंने PYQ लिया है इस सीरीज़ में, इस वन शॉट लेक्चर में। कौन सा PYQ है ये? मार्च 2023, जिसमें कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनर्स आदित्य चैतन्य on 31st March 2019. They share profits and losses in the ratio 3:2. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। इसमें करंट अकाउंट्स है। सो 2023 मार्च का ये क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि कौन से आइटम्स कहाँ जाएंगे। क्रेडिटर्स जाएगा न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट जाएगा न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करंट अकाउंट जाएंगे न्यू बैलेंस शीट के पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ये भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बिल्डिंग एसेट साइड, फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, स्टॉक एसेट साइड में, डेटर्स एसेट, कैश एसेट साइड में। अभी एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या दिए हैं। दे एडमिटेड सचिन इनटू द पार्टनरशिप फर्म ऑन 1st April। सो आदित्य एंड चैतन्य कौन है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, और सचिन कौन है? न्यू पार्टनर है। सो दे एडमिटेड सचिन इनटू द पार्टनरशिप फर्म ऑन 1st April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो क्या? बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 36,000, बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, स्टार करो। उसके बाद मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो मशीनरी और फर्नीचर पर भी क्या है? एडजस्टमेंट है, तो स्टार करो। उसके बाद अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट है प्रोविजन की, उसे स्टार करो। ही शुड ब्रिंग 18,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/4 शेयर, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो वो 18,000 क्या लाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन। थोड़ा सा माइक का इश्यू आ गया था इसीलिए चेक कर रहा था। सो बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 36,000 एंड मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो बिल्डिंग को स्टार किया हुआ है, मशीनरी फर्नीचर को स्टार किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद सचिन शुड पे 6,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सचिन कितना गुडविल लेकर आएगा? 6,000 इन फॉर्म ऑफ कैश, क्योंकि कुछ भी बताया नहीं गया है कि कैश में लेकर आया है या किसी और वे में। एंड 50% ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश। इसमें एक और चीज़ तुम सीखोगे, कौन सी? विड्रॉल ऑफ गुडविल अमाउंट। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? गुडविल की एंट्री क्या होगी वो समझते हैं। कैश में अगर गुडविल आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड उसी के बाद उसको इमीडिएटली क्या कर देंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें? आदित्य और चैतन्य, ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनके करंट अकाउंट के थ्रू। कौन से अकाउंट के थ्रू? करंट अकाउंट के, क्योंकि हम सारे जो भी बिजनेस के फ्लक्चुएशंस है वो अभी किससे कैलकुलेट करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू, और कैपिटल अमाउंट्स जो है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे। सो गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स, करंट अकाउंट।
और यही जो गुडविल अमाउंट है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो रिटर्न नहीं हो रही बिजनेस में, उसे क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। बट पूरा का पूरा गुडविल अमाउंट विड्रॉ नहीं करे, कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 50% ऑफ द गुडविल, 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दोनों ही एंट्रीज किस में होने वाले हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में। किस में, सैक्रिफाइस रेशियो में। पहले देखते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है। ये कौन सी केस है स्टूडेंट्स, फिर से ये कौन सी केस है, सिंपल केस है जिसमें ओल्ड जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका रेशियो दिया गया है, दैट इज 3:2, 3/5, 2/5। और जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका न्यू रेशियो दिया है, सिर्फ न्यू पार्टनर का क्या दिया गया है, न्यू रेशियो दिया गया है। He should bring 18,000 as capital for 1/4 share in the future profits. So 18,000 उसका कैपिटल का शेयर है, उसका बिजनेस फ्यूचर प्रॉफिट्स में कितना शेयर रहेगा, 1/4। अगर 1/4 इसका शेयर है तो जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 वो हमें किस में डिवाइड करना पड़ेगा, आदित्य और चैतन्य में डिवाइड करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। देखो, स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 30,000, दैट मीन्स स्टॉक पर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, स्टार बना के रखो। 1 बाय 1 अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। पार्टनर्स करंट अकाउंट सिर्फ आदित्य और चैतन्य का आएगा, न्यू पार्टनर का कोई भी करंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया गया है। स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे फॉर्मेट्स ऑलरेडी बना लिए हैं, आप भी वीडियो को पॉज करके फटाफट से सारे के सारे फॉर्मेट्स बना लो। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इसमें भी ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है, सचिन के कॉलम की ज़रूरत नहीं है, कॉलम मत बनाओ। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। सारे फॉर्मेट्स रेडी होने के बाद अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स। सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स। ये कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ेगी, दोनों ही लिखना है। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स का अमाउंट, क्रेडिटर्स है 60,000। So 60,000, 60,000। सो क्रेडिटर्स आर 60,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, आदित्य चैतन्य 42,000, 42,000 दोनों का ही कैपिटल कितना है, 42,000। ये कहाँ पर आएगा, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट्स आदित्य एंड चैतन्य, दोनों के अमाउंट्स कितने, 42,000, 42,000। अब इसके साथ सचिन का भी कैपिटल लिख ही लेते हैं। सचिन का जो न्यू कैपिटल शेयर है वो कितना है, 18,000। ही शुड ब्रिंग 18,000 एज कैपिटल। कितना लेकर आएगा सचिन, 18,000। यहाँ पर लिख देते 18,000। आउटर कॉलम में टोटल कितनी आएगी, 42,000 प्लस 42,000 दैट इज 84,000 प्लस 18,000, 1,02,000, 1,02,000 क्या है टोटल कैपिटल। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया है, करंट अकाउंट्स, ये कहाँ आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आदित्य 7,500 एंड चैतन्य 6,900 जाते पार्टनर्स करंट अकाउंट में।
पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। देखो ये बैलेंस डेबिट साइड में भी आ सकता है अगर वो जो अमाउंट्स है वो अगर एसेट साइड में होते तो वो ये बैलेंस का आता है डेबिट साइड में। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आदित्य कितना था 7,500, चैतन्य कितना था 6,900। इसके बाद आगे देखते आगे क्या है। नेक्स्ट बिल्डिंग 30,000, इस पर एडजस्टमेंट है। तो बिल्डिंग 30,000 क्या है, बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देनी है। नेक्स्ट फर्नीचर 1800, फर्नीचर 1800, सो फर्नीचर 1800, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देनी है। नेक्स्ट मशीनरी 42,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है। सो मशीनरी 42,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देनी है। नेक्स्ट स्टॉक 24,600, स्टॉक कितना है 24,600, यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक 24,600, इस पर भी क्या है एडजस्टमेंट है, तो इसे भी इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देनी है। नेक्स्ट डेटर्स 54,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स 54,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखकर एक लाइन छोड़ देनी है। नेक्स्ट क्या है कैश, कैश का हम सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। कैश का अमाउंट कितना दिया हुआ है 6,000, कैश बैलेंस कितना है 6,000, यहाँ पर लिखो कैश 6,000। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हमने सारे एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के आइटम्स पोस्ट कर दिए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स। पहले क्या दिया है, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट दी 36,000 एंड मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन कितनी है 36,000, बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन कितनी है 36,000, और फर्नीचर जो भी एडजस्टमेंट है वो सब येलो कलर में करते, और मशीनरी एंड फर्नीचर को क्या करना है रिड्यूस करना है बाय 10%, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 36% एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड मशीनरी को क्या करना है डेप्रिशिएट करना है बाय 10%। तो जाते हैं बैलेंस शीट में। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है 36,000 हो गई है। तो जो इंक्रीज इन वैल्यू है ऑब्वियसली वो क्या है एप्रिसिएशन है, यहाँ पर लिखो प्लस एप्रिसिएशन, प्लस एप्रिसिएशन 6,000 है ना, 36,000 अगर वैल्यू हो गई है 30,000 से, सो एप्रिसिएशन कितना है 6,000। फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना आता है 10% 180, माइनस करेंगे तो कितना आता है 1,620। वैसे ही मशीनरी पर भी क्या करना है डेप्रिसिएशन लगाना है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना आता है 4,200, 42,000 का 10% कितना आता है 4,200। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है 37,800, 37,800। नेक्स्ट स्टॉक, पहले देखते हैं क्या है एडजस्टमेंट्स। आगे गुडविल की एंट्री है, सचिन शुड पे 6,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड
50% ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय दी पार्टनर्स इन कैश। तो 6000 गुडविल अगर आई तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 6000। यही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। ये कौन सा केस है, सिंपल केस है जहां पर ओल्ड पार्टनर्स का रेशो दिया गया है और जो न्यू पार्टनर है सिर्फ उसी का क्या दिया गया है, न्यू रेशो दिया गया है ना। 1/4 सचिन इज एक्वायरिंग दी 1/4 शेयर ऑफ द बिजनेस इन फ्यूचर। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो ओल्ड रेशो होता है, ओल्ड रेशो होता है वही क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो होता है। जो ओल्ड रेशो है वही क्या है हमारा, सैक्रिफाइस रेशो। तो गुडविल अमाउंट को जो 6000 गुडविल सचिन लेकर आएगा बिजनेस में, उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइस रेशो, दैट इज 3:2। तो 6000 को डिवाइड करना है 3:2 के रेशो में, दैट इज बाय गुडविल अकाउंट 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है, ब्रैकेट में लिखो 6000 है। 6000 को 3:2 के रेशो में अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3600 एंड 2400, करेक्ट। तो ये है हमारी गुडविल की एंट्री, गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, जो कि हो रही है पार्टनर्स करंट अकाउंट से। कौन से अकाउंट से, पार्टनर्स करंट अकाउंट से। अगेन अब ये जो गुडविल मिली है ओल्ड पार्टनर्स को, इसमें से 50% वो क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। क्या 50% क्या कर लेंगे, विड्रॉ। पहले तो जो 6000 गुडविल आई है अमाउंट, उतना कैश इंक्रीज हो जाएगा, उतना कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 6000 कितना आएगा, 12000 कैश हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद 50% अगर गुडविल विड्रॉ कर रहे पार्टनर्स तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, अगेन इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहां पर ही आएगा वो करंट अकाउंट में, लिखो टू कैश अकाउंट, विड्रॉ करने की एंट्री क्या रहेगी, टू कैश अकाउंट, अगेन इन सैक्रिफाइस रेशियो 3:2, क्या 3:2। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, 3:2। डिवाइड करते 3600 में से 50% विड्रॉ कर लिया आदित्य ने, तो कितना हो गया 1800। 2400 में से 50% अगर विड्रॉ कर लिया चैतन्य ने तो कितना हो गया 1200। तो इतना अमाउंट क्या हो जाएगा, वहां से कैश में से फिर से माइनस हो जाएगा। टोटल कितना है, देखो कितना अमाउंट दे दिया है आदित्य और चैतन्य को, 1800 प्लस 1200 दैट इज 3000। तो यहाँ से माइनस करो 3000, अभी कैश कितना रिमेनिंग है 9000। आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है। हमने गुडविल की एंट्री कंप्लीट कर ली है। इस वाले क्वेश्चन में एक एडिशनल चीज़ है, क्या है वो, विड्रॉल ऑफ गुडविल बाय दी ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ तक हमारी गुडविल की एंट्री कंप्लीट हो गई है। जाते हैं अगले एडजस्टमेंट पर। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी, जो हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया उसमें इफेक्ट नहीं दिया है, बिल्डिंग का, फर्नीचर, मशीनरी का। तो ये जो इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखना है, वो रिमेनिंग रह गया है हमारा। तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 6000 से, तो क्या हो जाएगा, बाय बिल्डिंग 6000। फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है 180। मशीनरी की वैल्यू भी क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है 4200 से, ये भी क्या है हमारे लिए लॉस है। बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई थी इसीलिए प्रॉफिट था, अभी ये क्या है, लॉस है। टू फर्नीचर 180, टू मशीनरी 4200, टू मशीनरी
4200, इनका सेकेंड इफेक्ट हमने दे दिया। अब इसके बाद अगले एडजस्टमेंट पर जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड, तो 5% प्रोविजन बनाना है किस पर, डेटर्स पर। यहाँ पर लिखो -RDD एट द रेट 5%। 5% कितना होता है 54,000 का, 10% है 5,400, तो 5% रहेगा उसका हाफ, दैट इज 2,700। 5% रहेगा उसका हाफ, दैट इज 2,700। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 51,300। 51,300। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पर लिखो 2 मशीनरी, सॉरी 2 RDD 2,700, 2 RDD 2,700। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है, कैपिटल की है। ही शुड ब्रिंग 18,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर द 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट, 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो 18,000 वो अगर लेकर आ रहा है बिजनेस में, तो कैश कितने से बढ़ जाएगा 18,000 से, दैट इज 27,000। कितना हो गया कैश हमारा 27,000। कैश कितना है 27,000। आगे के एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 30,000। स्टॉक इज टू बी टेकन एट दी, मतलब रीवैल्यू कर रहे हैं स्टॉक को कितने वैल्यू से 30,000 से। करंट वैल्यू क्या है 24,600। कितनी वैल्यू हो रही है अभी उसकी 30,000, मतलब अप्रिशिएट हो रही है ना वैल्यू, कितने से 5,400 से। कितने से 5,400 से। तो जाते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पर लिखो प्लस एप्रिसिएशन, प्लस एप्रिसिएशन 5,400, तब वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। एप्रिसिएट हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, तो इसीलिए बाय स्टॉक 5,000 कितना था 5,400, 5,400। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होते हैं। अभी हम वन बाय वन अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। कौन सी साइड बढ़ी है देखो 6,000 प्लस 5,000 11,400, और ये कितना है 6,900 प्लस 180 5,000, 6,900 प्लस 180 7,080। तो ये साइड ज़्यादा है ऑब्वियसली। यहाँ पर अभी इसे टोटल करते हैं 11,400, ये है 11,400, 11,400 टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना प्रॉफिट आता है चेक करते हैं 11,400 माइनस इसका टोटल कितना आ रहा है 7080 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 2 3 और 4 4,320 क्या है इसका टोटल है रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,003 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है 4,320। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 4,320। इसे अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में।
आदित्य और चैतन्य में इन द ओल्ड रेशो क्या है 3:2। 4320 को 3:2 के रेशो में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते, क्या वैल्यू आएगी 3/5 इंटू 4320, 5 8 जा 3 32 5 6 जा 5 4 जा, so 864 into 3, 3 4 जा 12, 19 and 3 8 जा 24 plus 1 25, so 2592 कितना 2592 किसे जाएगा आदित्य को, so 2592 किसे जाएगा आदित्य को, चैतन्य को रिमेनिंग वैल्यू चली जाएगी, कितनी रहेगी 4320 माइनस 2592, so 1728, how much 1728 is the डिवीजन, तो चैतन्य को अमाउंट जाएगी 1728, ट्रांसफर करते हैं इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 25921728 एज कैलकुलेटेड। अभी हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसे ट्रांसफर भी कर लिया, इसके बाद बैलेंस करते हैं हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस करते पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट टोटल लेते हैं, मोबाइल से करते फटाफट हो जाएगा। So 6900 plus 2400 plus 1728, तो 11028, इसके बाद 7500 प्लस 3600 प्लस 2592 13692 यही यहाँ पर लेकर आते हैं 1128 13692 माइनस 1800, तो 11,000 बैलेंस क्या आएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 11,892, सो इसके बाद 11,028 माइनस 1200 9828, तो ये है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में, दैट इज 11,892 करंट अकाउंट्स में आदित्य 11,000 11,892
11,892, 11,892 चैतन्य, चैतन्य 9828, 9828 टोटल लेते हैं 0 12 21,270। अब दोनों ही साइड की टोटल्स चेक करते हैं, बैलेंस शीट को बैलेंस करके चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। $1,02,000 प्लस 21,720 प्लस 60,000, तो 1,83,720। यहाँ पर अभी भी कैश अकाउंट का बैलेंस लेना बाकी है, दैट इज कैश अकाउंट का कैलकुलेशन हमने किया था, कितना था कैश हमारा 27,000, तो ये वो भी यहाँ पर लिखते हैं 27,000 और देखते हैं कि 1,83,720 आता है क्या टोटल। 36,000 प्लस 1620 प्लस 37,800 प्लस 30,000 प्लस 51,300 प्लस 27,000, 1,83,720 करेक्ट टोटल। तो ये था हमारा वन शॉट रिवीजन लेक्चर ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12th HSC कॉमर्स। ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की गई है जो अभी फ्राइडे को 12th के अकाउंट्स के पेपर के लिए अपीयर होने वाले हैं। अगर आपको कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट बी बेटर एकेडमी ऑन द गिवन नंबर ऑन गूगल और एक्सेट्रा। हम आपके हेल्प के लिए तैयार है। आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप बी बेटर एकेडमी को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे बिफोर द एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।